नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ज्ञात है कि आप लोगों को कि ये जो सीरीज थी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की थी, जिसमें 2 लेक्चर हो गए थे। 2 लेक्चर में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 2 का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया था। ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। जैसे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक, उनमें जो मेन फैक्टर होते हैं फंक्शन करने के लिए, उनको पढ़ लिया था। एनर्जी फ्लो पढ़ लिया था, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ लिया था। न्यूट्रिएंट साइकिल अभी पढ़ना बाकी था, एनर्जी फ्लो पढ़े थे। एनर्जी फ्लो में हम लोगों ने ट्रॉपिक लेवल ऑफ इंटरेक्शन देखा था कि कैसे जो होता है ऑटोट्रोप्स है वो हेटरोट्रोप्स में स्थानांतरित होता है, या जो नरिशमेंट है, ठीक, न्यूट्रिएंट का, वो कैसे ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। ठीक, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी फ्लो के माध्यम से। एनर्जी फ्लो में 3 बेसिक कंसेप्ट थे, फूड चेन, फूड वेव एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। तो फूड चेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फूड चेन में ये था कि जो भी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो एक चेन के माध्यम से होता है। कि मतलब प्रोड्यूसर है तो वो केवल प्रोड्यूस होने का काम करेगा, फिर उसको कंज्यूम कौन करेगा? प्राइमरी लेवल का जो कंज्यूमर होता है वो। प्राइमरी लेवल कंज्यूमर का जो क्या करता है, उसको कंज्यूम कौन करेगा? सेकेंडरी लेवल का जो कंज्यूमर होगा वो। और सेकेंडरी लेवल का जो कंज्यूमर है, उसको जो कंज्यूम करेगा, टॉप लेवल का जो कंज्यूमर होगा वो। ठीक, तो ये एक प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है, तो उसी को फूड चेन बोला जाता है। अब बात आती है कि फूड चेन कितने प्रकार का होता है। फूड चेन मेनली दो टाइप के होते हैं। एक एक ग्रेजिंग फूड चेन होता है, एक डेट्रियस फूड चेन होता है। ठीक, ग्रेजिंग फूड चेन में हम लोगों ने देखा था कि एक टाइप होता है टेरेस्ट्रियल का, एक होता है एक्वेटिक का। ठीक, तो इनमें हम लोगों ने एग्जांपल के रूप में लिया था कि प्लांट को कैटरपिलर खाएगा, कैटरपिलर को लिजार्ड कंज्यूम करेगा, कंज्यूम लिजार्ड को स्नेक कंज्यूम करेगा। ठीक, अब इधर अगर एक्वेटिक में देखा जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक, उसको कंज्यूम कौन करेगा? जू प्लैंक्टन करेगा। जू प्लैंक्टन को जो उसका जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो फिश करेगा, और फिश को जो कंज्यूम करेगा वो पेलिकन करेगा। ठीक, तो ये प्रकार का था ग्रेजिंग का। एंड डेट्रियस फूड चेन में देखा जाएगा तो लिटर होता है। लिटर का मतलब होता है कि वेस्ट पदार्थ होता है, जो भी क्या कहते हैं कि जीवाश्म, जिसको साधारण भाषा के रूप में ले सकते हैं, जीवाश्म की तरह ही होता है। ठीक है, तो उसका जो कंज्यूम करेगा वो करेगा अर्थवर्म्स। ठीक, अर्थवर्म्स मतलब केचुए होते हैं। केचुए का कंज्यूम करेगा चिकन, और चिकन को कंज्यूम करेगा, हाँ। बट ये डेट्रियस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो फूड चेन होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये फूड चेन पूरी कंप्लीट ही हो। ठीक, ये बीच से भी कर सकती है। ठीक, जैसे जीवाश्म है, जीवाश्म को अगर कोई नहीं खाया, बैक्टीरिया खा लिया, ठीक, तो ये दूसरी दिशा में चला जाएगा। ठीक, अर्थवार्म है तो उसको अगर केचुए हैं, केचुए अगर जीवाश्म को खाते हैं तो फिर ये इसको खाद बना देंगे, जैविक। ठीक, अब यहीं पे अगर श्रृंखला खत्म हो जाती तो ये यहीं पे श्रृंखला खत्म मानी जाएगी। चिकन है, चिकन को अगर हाफ नहीं खाता है, इंसान खा लेता है। ठीक, तो इसमें ये कोई ये इसका लेवल निर्धारित नहीं है कि मतलब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद फर्स्ट कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक, और उसके बाद सेकंड के पास जाएगा, उसके बाद थर्ड के पास जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बात ये थी कि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूसर है उसको फर्स्ट कंज्यूमर ही खाए। उसको हो सकता है थर्ड कंज्यूमर डायरेक्ट ले ले, इसको सेकंड भी ले सकता है, फर्स्ट तो ले ही सकता है। ठीक, इसलिए इसको डेट्रियस फूड चेन बोला गया। नेक्स्ट की अगर बात की जाएगा तो फूड वेब के बारे में हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखा था। फूड वेब होता है क्या है कि ये मेनली जो फूड चेन होती है, उन्हीं की एक दूसरे में संलिप्त जो श्रृंखला होती है, उसी को फूड जाल बोला जाता है। ठीक, अब ये मेनली एक श्रृंखला हो जाती है। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्पीसीज है, ठीक,
और उसका जो भक्षण सब करते हैं, ठीक है, चारों तरफ से, और उनमें एक श्रृंखला पाई जाती है। अगर जो खाने की जो एक श्रृंखला है वो तो जो क्या होता है, इंडिविजुअल श्रृंखला को क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे, बट जो कलेक्टिवली जो इनकी जो श्रृंखला पाई जाएगी वो फूड जाल कहलाएगी। ये चूंकि जटिल होती है, ठीक, और मेनली ये माना जाता है कि अधिकतम जो होता है कि जैसे 5 पॉसिबिलिटीज होती है फूड चेन की, 5 पॉसिबल फूड चेन मिल करके ग्रासलैंड में के इकोसिस्टम में फूड वेब का निर्धारण करते हैं मेनली, ठीक है। तो ये एक बात होती है फूड वेब की। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब ये है कि जो ट्रॉपिक लेवल है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक डायग्रामेटिक सिस्टम होता है कि जिसके तहत स्पेसीज और उसके क्या कहते हैं कि जो उसका कंज्यूम होने का तरीका है ट्रॉपिक लेवल पे, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए ग्रामेटिकल वे है, ठीक है, डायग्राम के माध्यम से उसको समझाने का एक तरीका है, वही इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक। तो इकोलॉजी पिरामिड मेनली 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है कि एक पिरामिड ऑफ नंबर होता है, एक पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर प्रोडक्टिविटी होता है। तो उसमें देख लिया जाए कि आप पहले प्रकार के पिरामिड को देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो उसमें क्या होता है कि मेनली ये होता है कि जो इंडिविजुअल स्पीसीज होती हैं उनके नंबर के आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो बात आती है कि नंबर ऑफ पिरामिड कितने प्रकार का होता है। ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक अपराइट होता है, ठीक, और दूसरा जो प्रकार होता है उसको कह सकते हैं इन्वर्टेड, ठीक है, ये हो गया। तो उसके अगर हम बात की जाए तो अपराइट का, तो अपराइट में ये देखा जाएगा कि इनमें अगर श्रृंखला में देखा जाएगा कि आधार से अगर शीर्ष की तरफ बढ़ते हैं, पहली बात ये है कि जो अपराइट में पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा, सीधा। इसमें अगर आधार बॉटम ये है, सबको पता है, शीर्ष ये, ठीक। तो अगर बॉटम से शीर्ष की तरफ जाएंगे तो इनके जो इंडिविजुअल का जो नंबर होगा वो घटता हुआ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखा गया है कि ये फाइटोप्लैंक्टन टाइप के ये ग्रासेस हैं। अगर मान लिया जाए कि ये ग्रासलैंड का एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये देखिए नंबर ऑफ यहाँ पे घासेस ज्यादा है, उसके बाद जो ये हार्बीवोर्स हैं वो जो ग्रासेस हैं उनसे कम हो जाएंगे। फिर उनका जो कंज्यूम करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर जो करेगा कार्निवोरस है, वो जैसे रैट है, रैट को स्नेक करेगा, स्नेक को ये क्या करेगा, पिकॉक करेगा, ठीक। तो तो आपको यहाँ पे प्रदर्शित भी है कि अगर शीर्ष की तरफ जाते हैं तो इनकी जो जनसंख्या है वो घटती जाती है, नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल है वो यहाँ पे कम होता जाता है। अगर यही बात अगर इक्वेटिक में देख लिया जाएगा तो इक्वेटिक में जो फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक, फाइटोप्लैंक्टन को फिशेस खाएंगी और फिश को सेकेंडरी लेवल का कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनमें दिखाया ये गया है कि अगर शीर्ष की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी संख्या कम होती जाएगी, ठीक। और इस प्रकार का जैसे जो पिरामिड का नंबर है ये अधिकतर अगर देखने की बात आती है, ठीक, ये पाए तो दोनों में जाएंगे, ग्रासलैंड में पाए जाएंगे और एक्वेटिक में भी पाए जाएंगे, ठीक। लेकिन मेनली अगर इनको देखना है तो फिर ये ग्रासलैंड में, ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम होता है इसमें मेनली प्रकार के दिख जाते हैं, ठीक है। एंड अगला जो पार्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये इन्वर्टेड वाला है। इन्वर्टेड में ये है कि अगर अभी इसका जो इन्वर्टेड का मतलब है कि इसका जो पिरामिड है ये उल्टा हो गया, ठीक। अब उल्टा क्या, उल्टे में ये अगर मान लिया, उल्टे में ये है कि बॉटम यहाँ से शुरू होगा, ठीक, और ये शीर्ष की तरफ जाएगा, मतलब इसमें पिरामिड अगर उल्टा है तो इस तरफ से जाएगा, ठीक। तो इसमें ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर तो अपनी जगह रहेगा, बट जो कंज्यूमर है वो अपना स्थान एक्सचेंज कर लेते हैं बॉटम टू टॉप, ठीक। मतलब ये था कि अगर मान लिया जाता है ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में जो टॉप कंज्यूमर था वो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि इसका पिरामिड उल्टा बनेगा और इनकी जो संख्या होगी, ठीक, अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की टॉप कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो टॉप कंज्यूमर की तरफ नहीं कह सकते हैं, इसमें यह है कि एक तरीके से यह है कि इसका पिरामिड उल्टा बनेगा और इनकी जो संख्या है
इंडिविजुअल की जो संख्या है ये लोअर लेवल के जो ट्रॉपिक ऑफ जो ये लेवल डिसाइड किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया, इनमें अगर देखा जाए तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि ये नंबर का है, नंबर पे हम लोग केवल ध्यान देंगे। तो इसमें जो ट्रॉपिक लेवल का जो है वो अगर हम लोग बढ़ेंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और उनकी संख्या घटती जाती थी। ठीक, अगले प्रकार के जो पिरामिड है उनमें देखा जाए बायोमास में, तो इसमें मेनली इसको कैटेगराइज किया गया है ड्राई वेट के आधार पे। ठीक ठीक, और इनकी जो गणना की जाती है ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में की जाती है। इसको मेजर जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ड होता है, एक इन्वर्टेड होता है। ठीक, तो इनमें अगर देखा जाएगा कि मान लिया जाए कि 1000 केजी का मतलब जो बायोमास है उसको लिया जाता है ड्राई वेट, तो ये टॉप जो कंज्यूमर है उसके पास पहुंचने में 1 केजी का बचता है। तो इनकी संख्या क्या है, ग्रेजुअली घटती जाती है। इन्वर्टेड पिरामिड में इनकी संख्या क्या है, घटती तो जाएगी बट ड्राई वेट बढ़ता जाता है। देख रहे हैं, संख्या तो घटती जा रही है बट यहाँ पे क्या है, ये ड्राई वेट बढ़ता जाता है इन्वर्टेड पिरामिड में। एनर्जी पिरामिड में अगर देखा जाए तो एनर्जी पिरामिड में भी यही है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर की तरफ, तो उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी का लॉस होता जाता है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक, जिस एग्जांपल के रूप में यहाँ देख लिया जाएगा कि 1000 किलो कैलोरी थी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंच पे 1000 कैलोरी 100 किलो कैलोरी रह जाती है। फिर देन ये सेकेंडरी पहुंचने में 10 किलो कैलोरी और टर्सरी पे ये पहुंच के 1 किलो कैलोरी बचती है। तो यहीं पे एक एनर्जी का नियम लगता है 10% का नियम। ठीक, 10% एनर्जी का नियम। तो उसका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक अगर टॉपिक लेवल पे हम लोग अगर बढ़ते जाएंगे तो 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है, 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ। अगर इसको दूसरे वे में कहा जाए तो 90% जो एनर्जी है उसका लॉस होता है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक, उसका एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि 1000 का अगर 10% निकालेंगे तो 100 किलो कैलोरी बचेगा, तो 100 किलो कैलोरी का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और 900 किलो कैलोरी का यहाँ लॉस हुआ है। तो वही 10 एंड जो रेशियो होता है 10:90 होता है। ठीक, 10:90 होता है। बात अब आगे देखते हैं पोल्यूटेंट एंड ट्रॉपिक लेवल। तो इनका जो पोल्यूटेंट होता है ट्रॉपिक लेवल पे वो किस प्रकार का होता है, इसमें दो जो प्रक्रियाएं होती हैं संलिप्त होती हैं। ठीक, उनमें ये है कि टू मेन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन पोल्यूटेंट एंड ट्रॉपिक लेवल। देन इसमें देखा जाएगा कि पहला क्या है, बायो एक्यूमुलेशन है और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। इन दोनों को कंसेप्ट अगर देखा जाए तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जैव संचय और बायो मैग्निफिकेशन का जैव आवर्धन। बायो जो जैव संचय है उसको अगर देखा जाएगा तो यह है कि देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। जो फूड चेन का जो प्रथम जीव है फूड चेन का, जिसमें एनवायरनमेंट के द्वारा जो पोल्यूटेंट है उसके अंदर जो पोल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होता है, तो वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है, जो संचय कहलाता है। मतलब वो फर्स्ट स्पीसीज कौन सी है, ठीक, जिसमें जो पोल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है बाय इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट में जो फूड चेन के द्वारा जो है उसमें कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है उसको जैव संचय कहा जाता है। और बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि इसको रेफर करता है, रेफर करने की जो टेंडेंसी होती है पोल्यूटेंट की, ठीक, वो मूव करती है किसमें, वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। होता यही सारी चीजें, ठीक है, होती वही है बट ये क्या होती है, सेम स्पीसीज में होती है ये। ठीक, इसको लिख दीजिएगा सेम स्पीसीज। ठीक, और ये क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज, इसमें ट्रॉपिक लेवल बदल जाता है और स्पीसीज भी बदल जाती है, तो वो जैव आवर्धन हो जाती है। इसका एग्जांपल हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं।
ठीक, जैसे बायो मैग्निफिकेशन देखा गया है यहाँ की वाटर है, वाटर से प्रोड्यूसर गया, प्रोड्यूसर से जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस एंड लार्ज फिशेस एंड फिश ईटिंग बर्ड्स। देन इसका देख लिया एग्जांपल में कि अगर एक यूनिट अगर वाटर में पोल्यूटेंट था तो प्रोड्यूसर में जाकर के 1000 यूनिट हो गया, जियोप्लैंक्टन में कुल मिला के 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1 करोड़। ठीक, जो फिश ईटिंग बर्ड्स है उसमें 1 करोड़ यूनिट का मतलब क्या होगा है, मैग्निफिकेशन हो चुका है। ठीक, कंसेंट्रेशन पोल्यूटेंट का। यहाँ पे एक दे रहा है, नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें यह है कि बायो एक्यूमुलेशन जो होता है इसमें देख लिया जाता है कि इंक्रीज इन पोल्यूटेंट कंसेंट्रेशन इन वन ऑर्गेनिज्म ओवर लाइफ टाइम। ये जिंदगी भर होता है कि जो पोल्यूटेंट है उनका कंसेंट्रेशन जिंदगी भर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, सेम स्पीसीज में ही होता रहता है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन का अगर एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पे जो पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट का जो कंसेंट्रेशन है वो जिंदगी भर फाइटोप्लैंक्टन में ही रहेगा, जू प्लैंक्टन पे नहीं होगा। अगर जू प्लैंक्टन में हो जाता है तो उसको उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। अगर फाइटोप्लैंक्टन तक ही सीमित रह गया तो उसको हम लोग बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था पिछली स्लाइड में, ये रिकैप था। ठीक है, तो हम लोग आज जो अपनी क्लासेज यहाँ से शुरू करेंगे तो उसमें देख लिया जाएगा एक सुंदर से वाक्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ठीक, एक प्रकार की बेस्ट फीलिंग है इस संसार में, इज नोइंग दैट, जानते हैं कि समवन इज हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। समवन, कोई भी खुश होता है बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से अगर कोई इस वर्ल्ड में खुश होता है तो यह एक आपकी सबसे बेस्ट फीलिंग होगी, सबसे बेस्ट होगी कि आपकी वजह से कोई इस संसार में खुश हो रहा है। ठीक, अगर आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं तो उसके साथ कई लोगों की खुशियां जुड़ी होती है। तो अगर आप उसको अचीव कर गए तो बहुत सारे लोग आपकी वजह से खुश हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई करिए और एग्जाम दीजिए, आप हमेशा सफल होंगे। ठीक, तो हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे बायोटिक इंटरेक्शन। ठीक, बायोटिक इंटरेक्शन में ये है कि इसके कंसेप्ट को देख लिया जाए कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस अर्थ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अर्थ पर, वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है टू ईच अदर इन वन वे और अदर। ठीक, इंटरलिंक है, हो सकता है वो वन वे हो या फिर कोई अदर वे हो सकता है, बट इंटरलिंक सभी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इस पृथ्वी पर कोई है तो वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी से इंटरलिंक है, इसे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट अगर देख लिया जाए कि इसमें द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन जो है सॉरी, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम एज अ होल। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल होता है फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज ए होल। ठीक, तो ये चीजें आपको बायोटिक इंटरेक्शन के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड देन और अगर हाँ अभी बढ़ते हैं, एक सेकंड कुछ इशू आ रहा है। हाँ, ठीक, अब देख लिया जाता है कि बायोटिक जो इंटरेक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक, एक होता है म्यूचुअलिज्म। मेन बात है कि जो बायोटिक इंटरेक्शन है उसको अगर हिंदी में पढ़ा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक, इसीलिए इसको, इस स्लाइड को इंग्लिश में बनाई गई है, समझाया हिंदी में जा रहा है। इससे क्या होगा कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो फिर मेन है, केवल हेडिंग्स जो हैं उनको इंग्लिश में बनाई गई है, बाकी चीजें सेम है। बात ये निकल के आती है कि जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसमें जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो सरल है हिंदी की अपेक्षा, क्योंकि ये एक टाइप का अत्याधुनिक विषय है। विषय तो पुराना ही है, बट पढ़ाने का जो तरीका है या फिर इसकी जो वास्तविकता है या फिर इसको पढ़ाए जाने की आवश्यकता है वो अभी आई है। ठीक, न्यू एजुकेशन में आया है। ठीक, इसलिए इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी नई है, तो इसलिए इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब बायोटिक इंटरेक्शन है, इसमें होता है कि म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, अमेंसलिज्म होता है, कंपटीशन होता है, प्रेडिशन होता है एंड पैरासाइटिज्म होता है। ये चीजें हो गई। प्लस का मतलब यहाँ है कि बेनिफिट एंड माइनस का मतलब है हार्म्ड। अगर जीरो है तो नाइदर बेनिफिट एंड अदर होता है। ठीक, अब टाइप आप देख लिया जाता है कि बायोटिक इंटरेक्शन किस तरह के होते हैं, परिभाषा के साथ देखेंगे, फिर बाद में वहां पे देखेंगे। ठीक, लिस्ट में। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में इस प्रकार का होता है कि जो मान लेते कि यहाँ पे दो स्पेसीज है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, मान लेते हैं दो स्पेसीज है। ठीक, एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं, सॉरी। कंट्रोल पी। हम लोग इस पे थे, म्यूचुअलिज्म पे थे। हाँ, ए, एक स्पेसीज ए हो गई, एक स्पेसीज बी हो गई। बात ए और बी के बारे में ही केवल होगी। ठीक, ये प्रकार का इन दोनों में संबंध जो होते हैं, इन संबंधों की चर्चा ही केवल करी गई है इस बायोटिक इंटरेक्शन में। ठीक, तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म में होता है कि जो बोथ स्पीसीज बेनिफिट, मतलब एक प्रकार का ऐसा संबंध जिसमें स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को लाभ होता है, तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है कि इन पॉलिनेट म्यूचुअलिज्म द पॉलिनेटर गेट्स फूड। मान लेते कि ए है और एंड द प्लांट हैज इट्स पोलन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसमें दो चीज है, मान लेते हैं कि एक पोलन है और एक है नेक्टर। पोलन मतलब ये है क्या है कि ये जो फसल होती है उसको पॉलिनेट करता है, पॉलिनेट करने के बाद ठीक, जो नेक्टर होता है ये यहाँ से इस पदार्थ को लेकर जा करके बी तक पहुंचाता है, जिसमें बी पे पहुंचने के बाद वहां भी रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो फ्लावर का हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का संबंध जैसे कीटों का फसल के साथ होता है वैसे, और ऐसा नहीं कि हर कीट, जैसे टिड्डे का नहीं है, बट जैसे मधुमक्खी का है, तितलियों का है, तो ये इनका जो फसलों के साथ जैसे फूलों के साथ इनका जो संबंध है वो म्यूचुअलिज्म पर आधारित है। म्यूचुअलिज्म में इस प्रकार है कि वो उसके क्रॉस फर्टिलाइजेशन में उनमें मदद करती है तितलियां और मधुमक्खी। ठीक, अगर ये तितलियां और मधुमक्खी नहीं होंगी तो हमारी जो फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियां नहीं रही, तितलियां नहीं रही, तो फिर मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन फसलों का कौन करेगा? यही लोग करते हैं ना। तो वो इस प्रकार का संबंध क्या है कि म्यूचुअलिज्म है। अभी कमेंसलिज्म की अगर बात की जाए तो कमेंसलिज्म में होता की है कि वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज अनएफेक्टेड। ठीक, यहाँ पे क्या है कि एक है प्लस और एक है जीरो। ठीक, यहाँ पे इसको मान लेते हैं जीरो, मतलब एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अनइफेक्टेड रहेगी। वो इस प्रकार का संबंध क्या होता है कि
कमेंसलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल है काउडंग। काउडंग प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल। द बीटल हैड नो इफेक्टेड ऑन द काउ। समझ गए? तो एक प्रकार का संबंध कमेंसलिज्म में होगा। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन में होता है कि दोनों स्पीशीज को हार्म होता है। कहा नहीं गया है कि अगर दोनों लोग रेस करोगे, दोनों लोग कंपटीशन करोगे तो घाटा दोनों को होगा। जैसे स्पीशीज के मामले में देखा जाएगा तो यही होता है कि अगर दो स्पीशीज, अगर मान लिया जाता है कि एक यहाँ पे बड़ा पेड़ है, मान लेते हैं दो सेम, हाँ, दो पेड़ लग गए अगल बगल, ठीक। तो अब दोनों में कंपटीशन है यहाँ पे बढ़ने की, ठीक। वृद्धि एवं विकास के लिए यहाँ पे क्या होगा? कंपटीशन होगा। और नीचे रिसोर्स तो सेम ही है, रिसोर्स सेम है, तो रिसोर्स सेम है तो यहाँ में भी कंपटीशन होगा रिसोर्स की लेने में। अब इसमें जो ताकतवर होगा वो आगे निकल जाएगा, बट घाटा दोनों को हो रहा है, ठीक। तो वही एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि टू स्पीशीज ईट द सेम फूड एंड देयर इज नॉट एनफ फॉर बोथ। मतलब दो स्पीशीज है, उनके लिए सेम फूड है। जैसे दो लोग हो, एक रोटी है और एक रोटी में दोनों लोगों का पेट नहीं भर सकता है, तो कंपटीशन होगा। तो इसमें घाटा किसका है? दोनों का है, क्योंकि अगर एक भी खा लेगा तो उसके लिए भी इनफ नहीं है, तो इसलिए घाटा दोनों को है। बोथ में है एक्सेस लेस फूड। दोनों लोग हैं जो एक्सेस करते हैं लेस फूड का, देन दे वुड इफ एलोन एंड दे वुड सफर ए शॉर्टेज ऑफ फूड। तो वो सफर करते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड का, ठीक। तो इस प्रकार का कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होगा? दोनों स्पीशीज को होगा घाटा। देन अभी देख लेते हैं कि पैराडेटिस प्रेडेशन एंड पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि वन स्पीशीज इज बेनिफिट अदर इज हार्म्ड। मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का रिलेशन होगा, मतलब एक को फायदा होगा, दूसरे को घाटा होगा। एग्जाम्पल में देखा जाएगा प्रेडेशन में क्या है कि वन फिश किल एंड ईट। एक फिश दूसरे को किल कर, मतलब उसको मारती है और खाती है, ठीक है। तो एक का तो घाटा हो गया, क्यों खा गई। एंड पैरासाइटिज्म में क्या है? थिक गेन बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड होस्ट टू हार्म बाय लॉस और लॉजिंग ब्लड। ये एक पैरासाइटिज्म का हो गया। एंड एक चीज रह गया था इस स्लाइड में, हाँ, न्यूट्रलिज्म क्या होता है? ओ सॉरी, अमेंथलिज्म अभी बचा है। अमेंथलिज्म में ये है कि वन स्पीशीज इज हार्म एंड अदर इज अनइफेक्टेड। तो इसमें जो संबंध होगा वो जीरो माइनस और जीरो का होगा। मतलब एक को घाटा, एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें है कि लार्ज ट्री सेड ए स्मॉल प्लांट, ठीक, रिटेनिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल प्लांट। मतलब ये है कि एक बड़ा पेड़ लगा है, उसके बगल में अगर छोटा पेड़ उगता भी है तो बड़े वाले को कोई घाटा नहीं होगा, ठीक। बड़े वाले को कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्स उसने जुटाए रखे हैं कि एक छोटा पेड़ उसका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको मेनली माना जाता है कि वो अनइफेक्टेड है। बट छोटे वाले के लिए घाटा है, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं कि रिसोर्स होगा उसको वो खींच लेगा बड़ा पेड़। तो ये अमेंसलिज्म टाइप का हो गया। न्यूट्रलिज्म क्या होता है? न्यूट्रलिज्म में उदासीन, उदासीन मतलब दोनों अनइफेक्ट। तो देयर इज नो बेनिफिट, नेट बेनिफिट और हार्म। नेट बेनिफिट एंड हार्म है, ना तो कोई फायदा है ना ही कोई घाटा है। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो अपना अपना है, ठीक। Perhaps in some inter-specific interaction, the cost of benefit experienced by each partner are exactly the same, so that they sum to zero. It is not clear how often this happen in nature. Neutralism is also sometimes described the relationship between two species inhabiting the same space. सेम स्पेस पे होते हैं बट इनके जो रिलेशनशिप होता है
वो इनहेबिटिंग टाइप का होता है एंड यूजिंग द सेम रिसोर्स बट दैट नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। मतलब रिसोर्स तो एक है बट एक दूसरे को मतलब इफेक्ट नहीं करती। इन दिस केस वन कुड आर्ग्यू दैट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल। मतलब ये है कि इसमें होता है कि स्पीशीज सेम होता है, रिसोर्स एक होता है, बट होता यह है कि ना वो उसको प्रभावित करता है ना वो उसको प्रभावित करता है। ठीक, इसको हम लोग जब एमसीक्यूज करेंगे तो फिर ये चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आपको। ठीक, देन देख लिया था कि बायो जियो केमिकल साइकिल, कि केमिकल जो साइकिल होता है, जियो केमिकल साइकिल जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम inhabiting the organism to perform various kind of work and this energy in ultimately lost as heat forever in term of the usefulness of the system। ठीक है, one of the other hand nutrient of the food matter never, कि न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड है उसका मैटर है नेवर गेट यूज अप, दे कैन बी रिसाइकिल्ड अगेन एंड अगेन इनडेफिनेटली। मतलब इनका जो जियो केमिकल साइकिल होता है, इनका क्या है कि ये हमेशा रिसाइकिल होते रहते हैं, कि मतलब इनका केवल फॉर्म बदलता है एनर्जी की तरह, कि कभी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म से चेंज होकर इस फॉर्म में चले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और फिर रिसाइकिल होकर के फिर वो पुनः उसी टाइप में हो जाएंगे। तो इनका क्या है कि इनडेफिनेटली इनको रिसाइकिल ही होना है ठीक, तो इस प्रकार की साइकिल जो होती है वो जियोकेमिकल साइकिल में पाई जाती है। और इन साइकिलों में अगर एग्जांपल देखा जाए किन किन का साइकिल होता है तो ये कार्बन का हो जाता है, हाइड्रोजन का हो जाता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ऐसे जो एलिमेंट है इनके जो कंपाउंड है मेकअप देख लिया है कि 97% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी है उसके मास में इन तत्वों का, कार्बन को ले लिया जाए, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनको मिला के इनका जो परसेंटेज बनता है 97% बनता है। मतलब अब क्या ही बताया जाए, पूरी बॉडी इन्हीं की बनी है एंड आर मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का अगर मास लिया जाए तो उसमें 95% इन्हीं 5 तत्वों का है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का। तो ये इनका जो केमिकल साइकिल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इन एडिशन ऑफ दीज अबाउट 15 to 25 other element are needed in some form of the survival and good health of plant and animal। मतलब ये है कि 15 से 25 और अदर एलिमेंट है जिसकी आवश्यकता होती है सर्वाइवल और गुड हेल्थ के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, तो दीज एलिमेंट आर मिनरल न्यूट्रिएंट आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन। इनका जो सर्कुलेशन होता है सदैव होता रहता है। मूविंग फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, इनका मूवमेंट हो सकता है नॉन लिविंग टू लिविंग का हो सकता है, देन बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे नॉन लिविंग पहले था फिर वो लिविंग में आ गया, ठीक है, और देन बैक टू द नॉन लिविंग कंपाउंड। ठीक है, तो वो फिर से नॉन लिविंग कंपोनेंट बन जाता है ऑफ द इकोसिस्टम इज अ मोर और लेस सर्कुलर फैशन। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर फैशन है इसी को बायोकेमिकल साइकिल कहा जाता है। ठीक, बायो फॉर लिविंग होता है, जियो फॉर एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर में इसको, ठीक है, इन केमिकलों का जो रिसाइकिल होता रहता है वो चलता रहता है। तो ये हो गई इनकी मूल जो परिभाषा हो गई या फिर इसकी जो मीनिंग हो गई बायो जियो केमिकल साइकिल का, तो उसको समझाया गया। ठीक,
इसमें 2-3 फैक्ट महत्वपूर्ण है कि मतलब ये 97% हमारी बॉडी का और 95% जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हो गई। और 15 से 20 जो अदर एलिमेंट है वो हमारे सर्वाइवल और गुड हेल्थ के लिए जरूरी है, प्लांट एंड एनिमल। तो ये कहीं आपको लिखना हुआ है आंसर राइटिंग में, तो फिर इसको प्रयोग कर सकते हैं, देन आगे देखा जाएगा। तो इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट साइकिल को देखेंगे। तो न्यूट्रिएंट साइकिल इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब, एक कंसेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है हाउ न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो है न्यूट्रिएंट कैसे मूव करता है फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक, एंड सब्सिक्वेंटली रिसाइकिल बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। कैसे वो एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है और फिर लिविंग से फिर फिजिकल एनवायरनमेंट में कैसे चला जाता है, इसी कंसेप्ट को ये डिस्क्राइब करता है कौन, न्यूट्रिएंट साइकिल। एंड एनी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट to the maintain its organism is a sustained manner, sustained manner में इसको करता है। and the nutrient cycle must be keep balanced and stable। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है वो कीप बैलेंस एंड स्टेबल होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात हो गई। अब न्यूट्रिएंट साइकिल देखा जाएगा कितने प्रकार का होता है, तो मेनली ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक गैसियस साइकिल होता है और एक सेडिमेंटरी साइकिल होता है। गैसियस साइकिल की अगर बात की जाए तो वेयर द रिजर्वर इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अगर इसका रिजर्वर मतलब ये जहाँ स्टोर होता है वो एटमॉस्फेयर हुआ या फिर हाइड्रोस्फीयर हुआ, तो ये गैसियस साइकिल हो गया। मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर मतलब ये है कि आकाश, ठीक, वायुमंडल। अगर जो भी ये न्यूट्रिएंट होते हैं अगर उनका रिजर्वर हाइड्रोस्फीयर मतलब ये जलमंडल, जलमंडल में हो या फिर वायुमंडल में, तो इस साइकिल को क्या कहा जाएगा, गैसीय साइकिल बोला जाएगा। एंड सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, वेयर द रिजर्वर इज द अर्थ क्रस्ट। अगर उस न्यूट्रिएंट का जो रिजर्वर है वो अगर अर्थ क्रस्ट पर है तो वो सेडिमेंट्री साइकिल हो गया। हम अब इस फिगर को देखते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में अगर देख लिया जाए कि एल्गी, लाइकेन एंड ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक, तो इनकी 2 साइकिल बनती है। पहले ये ईटेन मतलब ये खाए जाते हैं किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। कंज्यूमर कौन हो सकता है, एनिमल्स होते हैं। जब एनिमल्स डाई करते हैं तो वो डिकम्पोजर के पास जाते हैं और वहां पे कौन होता है, फंगी एंड बैक्टीरिया, या फिर डायरेक्ट जो एल्गी, लाइकेन एंड ग्रीन प्लांट डाई होते हैं तो वो भी डिकम्पोजर के पास जाते हैं। और डिकम्पोजर क्या करता है, इसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करेगा तो ये क्या बनाए, ये इसको कहाँ पहुंचा देगा, सॉइल में पहुंचा देगा। सॉइल में क्या बन जाएगा, ये ह्यूमस एंड मिनरल्स बन जाएंगे, ठीक। और ह्यूमस एंड मिनरल्स जब बनेंगे तो ये वाटर के संपर्क में आकर के ये फिर प्रोड्यूसर के पास चले जाएंगे। वाटर एंड मिनरल सैल्ट्स, ठीक है, मिनरल साल्ट्स जो होते हैं उस साल्ट्स के माध्यम से ये फिर प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएंगे। अब जो सॉइल हुआ, सॉइल में जब पौधे उगेंगे, पौधों में ये न्यूट्रिएंट फिर से चला जाएगा, ये इस न्यूट्रिएंट को फिर से उस न्यूट्रिएंट का सहारा लेकर एल्गी, लाइकेन एंड ग्रीन प्लांट फिर से उगेंगे और फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमेशा इसी चक्र में चलते रहते हैं। अभी देख लिया जाएगा गैसीय साइकिल। अब बात करते हैं गैसीय साइकिल की। गैसीय साइकिल ये फर्स्ट स्टडी सम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसीय साइकिल नेमली वाटर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। गैसीय साइकिल होता है वो तीन टाइप का होता है, वाटर का, कार्बन का
एंड नाइट्रोजन का, ये 3 गैसियस हो गए। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं वाटर साइकिल को, हाइड्रोलॉजिक को। तो ये क्या होता है कि इसका जो वेरियस फॉर्म होते हैं वाटर के, उनमें इनका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं कि द हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम विच इज ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी। मतलब होता है कि यह है कि इसका जो वाहक होता है, जो वेरियस जो इसके फॉर्म होते हैं, उसका वाहक क्या है? सोलर एनर्जी। कि वो अपना फॉर्म क्यों चेंज करते हैं? सोलर एनर्जी के कारण वो अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं। उसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है सोलर एनर्जी ही होती है। वाटर मूव फ्रॉम द वन रिजर्वायर, वाटर मूव करता है एक रिजर्वायर टू अनदर रिजर्वायर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, precipitation and deposition and runoff, infiltration and groundwater flow देख लिया जाए। अब ये क्या होता है कि साइकिल शुरू करते हैं, इसकी साइकिल तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लिया था इस पॉन्ड का, यहाँ पे जल भरा हुआ है, फिर इवापोरेशन मतलब ये वाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि धूप पड़ी, धूप के कारण इसका वाष्पोत्सर्जन हो गया। अब ये क्या होगा, ये चला गया बादल के पास। अब बादल यहाँ इसका काम करेगा, कंडेंसेशन करेगा, संघनन करेगा। संघनन करने के बाद देन ये क्या करेगा, बादल यहाँ जाएगा, कंडेंसेशन हो गया, तब ये बारिश होने लगी। बारिश को क्या करते हैं, पेरिसिपिटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बारिश हो गई। अब बारिश हुआ तो यहाँ पे जमीन पे फिर से भरा, ठीक। तो जमीन में जब गया तो यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, तो पेड़ पौधे उसका क्या कर रहे हैं, अवशोषण के लिए। तो पेड़ पौधे के पास भी पानी चला गया, और जो पानी एक्स्ट्रा बचा वो फिर से पॉन्ड में चला गया, ठीक। अब पौधे हुए, अब पौधों में क्या होगा, जब सोलर एनर्जी पड़ेगी, ठीक, तो इसका ट्रांसपायरेशन हो जाएगा फिर से, इसके बाद उत्सर्जन होगा, ये फिर से चला जाएगा आपके पास, मतलब फिर से एनवायरमेंट में चला जाएगा कंडेंस। फिर ये साइकिल ऐसे ऐसे ही वाटर अपना फॉर्म बदलती रहेगी। इस प्रकार की साइकिल को क्या कहेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है कार्बन साइकिल, ठीक। कार्बन इज अ माइनर कंस्टिट्यूएंट of the atmosphere as compared to oxygen and nitrogen, ठीक है। However, without carbon dioxide life could not exist। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि विदाउट जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिना CO2 के लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज इट इज अ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए वाइटल होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए वाइटल होता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट। भाई प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, बिना कार्बन के थोड़े ना बन जाएगा हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बन के तो कंपाउंड रहेंगे। तो कार्बन इसीलिए बोला जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। इट इज द एलिमेंट दैट एंकर ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम कोल टू ऑयल टू डीएनए। बात करी जाए कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है, चाहे वो कोल से लेकर के तेल तक, ऑयल तक, और ऑयल ही नहीं डीएनए तक, सब में कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। डीएनए को भी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, तो उसमें भी तो ये कार्बन कंपाउंड रहेगा। द कंपाउंड दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो यही कंपाउंड जो कार्बन का होता है, यही जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर करता है, यही डीएनए तो है। तो डीएनए में क्या पाया जाएगा, कार्बन साइकिल पाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अगर कार्बन का अगर देखा जाए तो कार्बन कहाँ देखा जाएगा सबसे पहले, चले कहीं से भी इसकी लिंक पकड़ लिया जाए, साइकिल में तो सबसे अच्छा, जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है। अब
अब इसका हुआ क्या, फूड न्यूट्रिएंट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर था, पेड़ पौधे उगे थे, घास उगी थी, उसको किसने खाया, घोड़े ने खाया, घोड़ा हो गया डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, या फिर ये पौधा भी डेड हो गया, तो ये क्या बन गया, डेड मटेरियल हो गया। डेड मटेरियल का क्या हो गया, बायोडिग्रेडेशन हो गया, मतलब ये इसको जब इसको इसका ये जो पिघल जाएगा बायोमास बन जाएगा, तो बायोमास में क्या हो गया, यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाएगी। अब CO2 रिलीज होती है तो फिर ये एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक। अब यहाँ जो है कि फोटोसिंथेसिस होता है इसी एनवायरनमेंट का, चाहे इस एनवायरनमेंट लो चाहे यहाँ CO2 ले लो। तो पौधे जब उगेंगे तो क्या होता है कि उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस क्रिया करनी है। सोलर एनर्जी जब CO2 के साथ क्रिया करेगी तभी तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, अपना फूड बनाएगा। तो इसके लिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि पौधा रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन करेगा, तो CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो ये छोड़ा तो यहाँ एनवायरनमेंट में चला गया, इसका फोटोसिंथेसिस हुआ, ये पौधों के पास चला गया। अब यही जब घोड़ा चूंकि कुछ ना कुछ कार्बन स्टोर करता रहता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा ना, तभी तो मतलब उसका जीवन चलेगा। वो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें भी कार्बन होता है, उसका जब बायोडिग्रेडेशन होगा तो फिर ये CO2 में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये CO2 इसी साइकिल में चलता रहता है, एक से छूटेगा दूसरी जगह चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बात हो जाती है। देन आता है हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए एसेंशियल होता है, नाइट्रोजन होता है प्रोटीन के लिए एसेंशियल होता है। एंड इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग टिश्यू, जो बेसिक टिश्यू होता है, ऑल लिविंग टिश्यू जो होते हैं उसके लिए जो नाइट्रोजन होता है वो बेसिक बिल्डिंग का काम करता है। जो टिश्यू बनेंगे उसमें वो नाइट्रोजन के कंपाउंड से ही बनेंगे। इट्स कंस्टिट्यूट नियरली 16% ऑफ वेट ऑफ द ऑल प्रोटीन, प्रोटीन का 16% जो भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है। देयर इज एन inexhaustible supply for nitrogen in the atmosphere, but the elemental form cannot be used directly by most of the living organisms. Nitrogen need to be fixed, that is converted to ammonia. फिक्स्ड होता है, नाइट्रोजन तो फिक्स है, बस उसको कन्वर्ट होता है अमोनिया या फिर नाइट्रेट या फिर नाइट्रेट्स बिफोर इट कुड बी टेकन अप बाय प्लांट, ठीक। तो अगर नाइट्रोजन का देख लिया है कि ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, ठीक, एटमॉस्फेयर में होने के बाद ये गया यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, इसका कौन करेगा, नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो करेंगे, ठीक, नूडल या फिर लेगमास में। तो इसका नाइट्रोजन का यहाँ क्या हुआ, यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। देन और आगे देखा जाएगा तो फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं जो यहाँ थे, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करे वो क्या बनाएंगे, अमोनियम बनाएंगे, NH4+, ठीक है। अब उसका क्या कहलाएगा कि अब इसका नाइट्रीफाइंग करेंगे बैक्टीरिया फिर से, तो इसको फिर से दोबारा बनाएंगे, इसको नाइट्रेट्स बनाएंगे। अब ये नाइट्रेट्स उसको भी फिर से कुछ बैक्टीरिया होंगे वो जो डीनाइट्रेट बना लेंगे, डीनाइट्रेट करेंगे तो फिर से ये नाइट्रोजन को मुक्त कर देंगे, ठीक। ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इसके बीच में क्या क्या होता है कि एसिमिलेशन हो जाता है यहाँ पे प्लांट द्वारा, ठीक। ये जो नाइट्रेट बना है NO3 वाला, तो इसको एसिमिलेशन प्लांट द्वारा कर लिया गया और फिर ये क्या बन गया, अमीनो एसिड बन गया। अमीनो एसिड बन गया तो अमीनो एसिड द्वारा बॉडी में इसका स्टोर होने लगा एंड प्रोटीन बन गई, प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक। अब यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल का जो प्रोटीन है वो बन गया इसका, ये जो नाइट्रेट्स था NO3 का। अब फिर बाद में इसका डेट्रियस हो जाएगा, ये जब मरेंगे तो उसके बाद डेट्रियस होगा, फिर कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे, जब इनका जीवाश्म जब बनेगा
तो जीवाश्म के वहां भी बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया फिर से क्या करेंगे, इसका फिक्सेशन करेंगे नाइट्रोजन का, तो फिर इसको डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज करेंगे तो फिर से अमोनियम मुक्त हो जाएगा, ठीक। और कुछ जो यहाँ पे जो जीवाश्म बचेगा उस पे इस प्रकार के जो पौधे उग जाएंगे, जैसे मशरूम हो गया एंड अदर अदर चीजें, ठीक। तो इस प्रकार का नाइट्रोजन का साइकिल चलता है। दूसरा टाइप था सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, इसमें फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट बाय मींस ऑफ द सेडिमेंट्री साइकिल। इसमें बेसिकली फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। द एलिमेंट इन्वॉल्व इन सेडिमेंट्री साइकिल नॉर्मली डज नॉट साइकिल थ्रू द एटमॉस्फेयर बट follows a basic pattern of flow through erosion, sedimentation, mountain building, volcanic activity, and biological transport through the excreta of marine birds, ठीक है। इसका होता है कि ये नॉर्मली इसका रिसाइकिल नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, बट सेडिमेंट्री टाइप से, जैसे सॉइल का इरोजन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया सॉइल का, माउंटेन बिल्डिंग बनी थी, बन रही है, जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, जैसे माउंटेन बन रहा है, तो जो मैग्मा आएगा उसमें ये अपने तत्वों को लेकर के आएगा, फिर उसका इरोजन होगा तो फिर वो साइकिल में आ जाएगा, फिर वोल्केनिक एक्टिविटी हो, उसमें अंदर से ये सेडिमेंट्री पदार्थ बाहर निकलते हैं, देन उसमें फिर उस सेडिमेंट्री पदार्थ का इरोजन हो जाएगा, फिर उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, देन फिर से वो रिसाइकिल में आ जाएगा, साइकिल में आ जाएगा। इसी प्रकार इसका बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर वो जो फसल में आ जाएगा, फसल से फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, फिर जब वो डिकम्पोज होंगे देन फिर से वो सॉइल में चला जाएगा। तो इसका सेडिमेंट्री साइकिल इस प्रकार चलता है। अब पहला बात में देख लिया जाएगा कि फास्फोरस साइकिल क्या होता है। फास्फोरस प्ले अ सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसका सेंट्रल रोल कहाँ है फास्फोरस का? एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंड वाटर क्वालिटी में। अनलाइक carbon and nitrogen which come primarily from the atmosphere, phosphorus occur in large amount as a mineral in phosphate rock and enter the cycle from erosion mining activity। मतलब इसको जो इरोजन होगा, जो ये साइकिल में आते हैं, इंटर करते हैं, तो कहाँ से करते हैं? इरोजन से करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज से करते हैं। दिस इज द न्यूट्रिएंट कंसीडर टू बी द मेन कॉज ऑफ excessive growth of rooted and free floating microscopic plant and lakes। तो वहां ये एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेसिव क्या होता है? उसके ग्रोथ, उसके रूटेड में, ठीक। फ्लोटिंग जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं लेक में, उनमें इनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो वहां पे कंसीडर किए जाते हैं, जो फास्फोरस साइकिल में होता है, ठीक। ये होता है इसके फास्फोरस साइकिल का एक चक्र, साइकिल। इसमें अगर देखा जाए कि शुरुआत में जैसे यहाँ पे देखा जाएगा कि ये माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है, ठीक। माउंटेन बिल्डिंग है, फिर उसका यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक हो गया, उसका क्या होगा, उसका सेडिमेंट्री हो गया, रॉक टूटने लगी माउंटेन से, जब इरोजन हुआ, बारिश हुई तो फिर ये यहाँ पे आ गया। अब देन होता ये है कि अब फास्फेटिक जो रॉक है ये यहाँ पे आ गई, रन ऑफ हुआ, पानी गिरा, उसमें से जो फास्फोरस हुआ वो इधर निकल के आया। अब जब यहाँ से होता है तो फास्फेटिक इन सॉइल ऑर्गेनिक, अब ये यहाँ से चले जाएंगे पौधों के पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पौधे जब हुए तो पौधे को एनिमल खाएगा, एनिमल और प्लांट के पास चला गया, प्लांट का जब डेट्रियस हुआ तो डेट्रियस इन सॉइल। अब जब इनका डिकम्पोजिशन हुआ तो फिर से सॉइल में चले गए, अब ये सॉइल का डिकम्पोजिशन हुआ तो फिर से फास्फेट सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चले गए, इनऑर्गेनिक में, ठीक। अब इनका क्या होता है कि फॉस्फेट इन सोल्यूशन, अब जब पानी गया तो वो फिर जलाशय में चले जाएंगे, जलाशय के बाद वो जब जलाशय में पानी इकट्ठा होगा तो अगल बगल के ये मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी से फिर से रॉक बन जाएगा, रॉक जब फिर से होती है तो उन रॉक के द्वारा फिर से माउंटेन बिल्डिंग में काम चला। तो इस प्रकार के एक मिट्टी में गया, मिट्टी से फिर से ये इसमें चला जाएगा प्लैंकटन में, प्लैंकटन से एनिमल में, एनिमल से फिर से ये अपनी साइकिल ऐसे बनाता रहता है, ठीक। तो ये अपना हो गया फास्फोरस। सल्फर साइकिल क्या है?
The sulfur reservoir in the soil and sedimentary where it is locked in organic coal and oil peat. Ingoring inorganic डिपोजिट्स पाइराइट रॉक है, सल्फर रॉक है, ये यहाँ पे मेनली सल्फर साइकिल पाई जाएगी इन फ्रॉम द सल्फेट सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक सल्फर. इट इज रिलीज बाय वेदरिंग ऑफ रॉक. जो वेदरिंग ऑफ रॉक होता है, इरोजनल रन ऑफ होती है तब होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, तब फिर इनका क्या होता है, ये साइकिल में जुड़ते हैं. इट कैरी टू द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. ये कैरी किसको करेंगे, जो सल्फर साइकिल है वो कैरी करेगा टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को. ठीक. द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्टेड टू ऑफ इट्स कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड. तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसको ये क्या करेंगे कि किसी फॉर्म में मेनली सल्फर साइकिल पाया जाता है. एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एड ए गैसियस कंपोनेंट इट नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल. जो नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल होता है उसमें सल्फर जो ऑक्साइड वो ऐड हो जाती है गैसियस फॉर्म में. ये हो गया सल्फर साइकिल. सल्फेट्स इन एटमॉस्फेयर, अब उसका क्या होगा, ड्राई डिपोजिशन होगा. ठीक. अब वेट डिपोजिशन इन एसिड रेन के थ्रू ये चला जाएगा, एसिड रेन में आएगा तो SO4 ये चला जाएगा नीचे. अब ये गिरा तो जलाशय में इकट्ठा हो गया. ठीक. जलाशय से डिकम्पोजिशन अब द सेडिमेंट्री सी, अब ये रॉक में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा. अब मिट्टी से क्या होता है कि मिट्टी से डायरेक्ट ये बनेगा, प्लांट अपटेक कर लेगा, प्लांट वहां से सल्फर को मतलब अपने अंदर खींच लेगा. क्योंकि सल्फर क्या होता है कि पत्तियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. अगर पत्तियां स्वस्थ रहेंगी तो वो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से कर पाएंगी. फोटोसिंथेसिस अगर अच्छी तरीके से कर पाएंगी तो पौधे का वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से होगा. एक तो ये चीज हो गई. दूसरा यहाँ चला जाता है कि आयरन सल्फर. अब यहाँ से आयरन सल्फाइड इन सेडिमेंट, आयरन सल्फाइड निकलता है, उसको जब आयरन को अलग किया जाता है तो H2S रिलीज होती है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है. देन होता है फॉसल फ्यूल जो निकलता है जमीन के अंदर से. ठीक है. फॉसल फ्यूल निकला तो उसको भी वहां से निकाला गया और रिफाइनरी में ले जा करके रिसाइकिल किया गया. देन SO2 वहां से निकलता है. यहाँ पे देखा जाएगा तो फिर वोल्केनोस है तो वहां से SO2 रिलीज होती है. अभी देखा जाएगा कि यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो सल्फर को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड सल्फर एनिमल्स के लिए भी बहुत जरूरी है, तो उनका भी जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सल्फेट इन सॉइल में हो जाते हैं, सल्फेट में चले जाते हैं. तो इस टाइप से इनका इधर उधर साइकिल चलता रहता है. तो ये एक दूसरे से हमेशा इंटरलिंक रहेंगे. अब एक कंसेप्ट बचता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन इसके बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन इज यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन. वेजिटेशन में जो डायरेक्शनल चेंज होते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस के थ्रू उसको सक्सेशन कहा जाता है. ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल, एक इकोलॉजिकल जो टाइम स्केल होता है उसके अंतर्गत सक्सेशन ऑकर व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटी, सीरियस नहीं सॉरी, व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटी, एक सीरीज होती है जो कम्युनिटीज की, वो रिप्लेस वन अदर, रिप्लेस कर देती है वन अदर, एक दूसरे को, एक को, ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आइदर नेचुरल और मैन मेड. होता है कि सीरीज ऑफ जो कम्युनिटी होती है वो रिप्लेस करती है अनदर सीरीज की जो कम्युनिटी होती है. मान लेते हैं कम्युनिटी ए है, कम्युनिटी बी है, बी हो जाती है. तो जब कम्युनिटी बी को ए रिप्लेस करती है, और रिप्लेस क्यों करती है उसका कारण क्या है, तो कारण दो चीजें हो सकती है. या तो कारण उसका लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल टाइप से,
जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो क्या होता है बहुत सारी जो स्पीसीज होती है वो नष्ट हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी आग लगी तो एक खास टाइप की जो प्रजाति है मैमल्स की, उसकी 50 to 60% जो उसकी पॉपुलेशन है वो नष्ट हो गई। तो इस प्रकार जो लार्ज डिस्ट्रक्शन होता है तो या फिर मैनमाइड होता है। दो तरीके से अगर लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होगा तो जो दूसरी सीरीज की जो कम्युनिटी होगी वो वहां उसको उस स्पीसीज जो माइनर स्पीसीज हो जाएगी उसको रिप्लेस कर देगी। तो ये एक प्रकार का क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। द प्रोसेस कंटिन्यूअस, वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी अंटिल स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबल होती है, मेच्योर कम्युनिटी डेवलप्स होती। सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज, ये प्रोग्रेसिव सीरीज होता है चेंज का, ठीक, प्रोग्रेसिव सीरीज चेंज होता है, ठीक, विच लीड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो स्टेबल क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है उस उस उसकी जो रिलेटिवली है वो लीड कर जाती है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब ये है कि अगर इस फिगर में देखा जाएगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी कम्युनिटी है, ये जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज करेगी। और प्रोग्रेसिव चेंज करने के बाद होगा ये कि एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल इसी टाइप के इसी सीरीज की जो कम्युनिटी होगी वही इस एरिया पर हावी हो जाएगी। इसे कहने का मतलब ये है, द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड द पाइनियर कम्युनिटी। जब कोई भी फर्स्ट प्लांट होता है वो कॉलोनाइज होता है किसी एक खास एरिया में तो उसको पाइनियर कम्युनिटी बोला जाता है। तो जब कोई पाइनियर कम्युनिटी, द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जो शुरुआती पौधा होता है वो क्या करेगा, पाइनियर कम्युनिटी कहला जाएगा, और जो लास्ट वाला जो होता है उसको कहला वो कहेगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे ये पाइनियर कम्युनिटी है, ये है क्या, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देन अगर देखें द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सक्सेशनल स्टेज ऑफ सेरेस। तो ये क्या हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अभी इस फिगर को हम लोग समझ लेते हैं, तो क्लियर कर देते हैं। Then, ये मान लेते हैं ये पाइनियर कम्युनिटी, ठीक, एनुअल प्लांट्स। फिर देन ये पेरेनियल प्लांट एंड ग्रासेस बन जाएंगे थोड़ी, क्योंकि ये पहले प्लेन था, पूरा जो मैदानी भाग था, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक पाइनियर प्लांट लगाया गया। देन वो क्या करेगा, अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा धीरे धीरे। फिर कई सीरीज के हम लोगों ने यहाँ प्लांट लगा दिए। अब उनमें क्या हो जाएगा, अब उस एरिया में यहाँ चलेगा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या हो जाएगा, फिर जब उनका इरोजन, जैसे जो जो कम्युनिटी ये वाली हो जाएगी पहले वाली पाइनियर कम्युनिटी, जब इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा चाहे नेचुरल टाइप से या फिर मैन मेड टाइप से, तो यहाँ पे कोई दूसरी स्पेसीज जम जाएगी तो वो ग्रासेस बनेंगी। देन कई समय बाद वो स्क्रब्स हो जाएंगी, और देन सॉफ्टवुड, फिर वो हार्डवुड हो जाएगी। तो ये टाइम फ्रेम के अनुसार होता है, एक इकोलॉजिकल जो टाइम फ्रेम है उसमें जो क्या होता है कि एक कम्युनिटी सीरीज ऑफ कम्युनिटी का जब दूसरी कम्युनिटी द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उस जगह को खाली कर दिया जाता है, ठीक, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन द्वारा, चाहे नेचुरल होता है या फिर मैन मेड होता है। तो इस प्रक्रिया को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट पे होता है। द न्यू साइट फर्स्ट कॉलोनाइज बाय ए फ्यू हार्डी पाइनियर स्पीसीज। जो पाइनियर स्पीसीज होता है, ठीक, उनके वहां पर क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है। दैट आर ऑफन माइक्रोब्स, लाइकेंस होते हैं, वहां मॉसेस हो जाते हैं। द पाइनियर ओवर या फ्यू जनरेशन, जब पाइनियर ओवर कर जाती है फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन बीत जाती है,
तो अल्टर द हैबिटेट कंडीशन बाय देयर ग्रोथ, तो फिर वो उस एरिया को ये लोग क्या बना लेते हैं, अपना हैबिटेट बना लेते हैं, उस उस कंडीशन को ये अडॉप्ट कर लेते हैं, और वहाँ जो विकसित होने का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये अपने आप को एक हैबिटेट कंडीशन के रूप में बदल लेते हैं, ठीक, जो पाइनियर कम्युनिटी थी कई जनरेशन के बाद। दिस न्यू कंडीशन में बी conducive to the establishment of additional organism that may subsequently arrive the this site। अब बाद में यहाँ पे जब कोई नई पाइनियर स्पीसीज को लगाया जाता है, तो चूंकि जो पुरानी जो क्या क्या थी, जो पाइनियर स्पीसीज थी, वो अपने को बदल चुकी है, एडॉप्ट कर चुकी है यहाँ की कंडीशन को, तो वो अपना आवास बना ली, हैबिटेट बना चुकी है। बट जो नई है, उसको अब उसके साथ जो हैबिटेट स्पीसीज है, उसके सामने तो पाइनियर स्पीसीज है, तो वहां पे क्या चलेगा, वहां कंपटीशन चलेगा। तो फिर ये होता है कि द पाइनियर थ्रू दियर डेथ एनी डिके लीव्स पैचेज एंड ऑर्गेनिक मैटर इन द विथ स्मॉल एनिमल कैन लिव, ठीक। तो फिर होता यह है कि बड़ी स्पीसीज बड़ी होती जाती है, छोटी छोटी रह जाती है, तो फिर वहां पे एनिमल्स कैन लिव करने लगते हैं, स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो उनका चारा बनने लगते हैं, तो धीरे धीरे इनका सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। एज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू डेवलप, अब उसकी जो कम्युनिटी की जो ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यू डेवलप होते रहते हैं। इट बिकेम मोर डाइवर्स, क्योंकि अब हैबिटेट हो चुका है, तो बिकेम मोर डाइवर्स हो जाती है। कंपटीशन इंक्रीज, स्पेसीज में कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, बट एट द सेम टाइम न्यू निके अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ न्यू निके अपॉर्चुनिटी, अब निके मैंने बता चुकी है कि निके और हैबिटेट में क्या अंतर है। हैबिटेट केवल आवास के लिए है, बट निके क्या है कि वहाँ सारी एक्टिविटी जो भी उसके जीवन को प्रभावित करती है, वो जिस एरिया में करता है, जिस एरिया में वो स्पेसीज अपनी सारी जीवन के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं करेगा, वो निके कहलाएगा, ठीक। तो निके अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है टाइम फ्रेम के अनुसार। द पाइनियर स्पेसीज डिसपियर एज द हैबिटेट कंडीशन चेंज एंड इन्वेजन, ठीक, ठीक? तो उनका इन्वेजन हो जाता है। द न्यू स्पीसीज प्रोग्रेसेस लीडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग कम्युनिटी। देन एक ऐसे टाइम फ्रेम में होता है कि मतलब एक यहाँ पे हैबिटेट कम्युनिटी हो गई, उससे पहले यहाँ पे एक निके कम्युनिटी हो गई थी, अभी जो न्यू जनरेशन की आई है वो अभी पाइनियर स्पीसीज है, तो इन सभी में कंपटीशन होता रहता है, और देन ग्रेजुअली यहाँ पे कंपटीशन चलता रहता है, और एक के बाद एक टाइम फ्रेम में, किसी टाइम फ्रेम में मान लेते हैं कि अभी ये निके कम्युनिटी है, देन ये कम्युनिटी यहाँ से खत्म हो जाएगी, रिप्लेस कर देगा कौन, ये कम्युनिटी कर देगी, तो ये निके वाली हो जाएगी। तब ये जो पाइनियर स्पीसीज थी, ये अपना स्थान क्या ले लेगी, ये हैबिटेट कम्युनिटी के रूप में अपना स्थान ले लेगी। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो एक प्रकार का कंसेप्ट हो गया। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन अकर व्हेन प्लांट रिकॉग्नाइज एंड एरिया इन विच द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जब वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में अपने आप को उस एरिया में रिकॉग्नाइज करवा लेती है, हैज बीन डिस्टर्ब, अब ये दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन हो जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन इज द सेकेंड sequential development the biotic community, जो biotic communities हैं, after the complete the partial destruction of the existing community, जब क्या होता है कि पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उसको कंप्लीट कर लेती है, तो फिर यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन शुरू हो जाता है। मैच्योर द इंटरमीडिएट कम्युनिटी में बी destroyed by natural events such as flood, drought, fire, and storm by the human intervention such as deforestation, agriculture, and overgrazing, etc. जो भी है, this abandoned uh, abandoned farmland is the first invented by the hardly species grasses and the can be survived the bare sun black soil. These grasses may the soon joined by the tall grasses and herbaceous plant, ठीक। the इसको कहा जाता है कि द डोमिनेट द इकोसिस्टम फॉर द सम ईयर अलोंग विथ माइक रैबिट इंसेक्ट्स एंड सीड ईटिंग बर्ड्स। तो ये सब क्या है कि ये सेकेंडरी सक्सेशन के थ्रू ही ये सारी चीजें बढ़ती हैं, ठीक।
अभी एक अब जो यहाँ पे देखा जाएगा कि द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी सक्सेशन, द सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट ऑन अ वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी। जो सेकेंडरी सब सक्सेशन होता है वो स्टार्ट होता है एक वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी। प्राइमरी सक्सेशन में वहाँ की जो सॉइल है वो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए मतलब डेवलप हो जाती है, फॉर्म एट द साइट, उस साइट पे डेवलप हो जाती है। दस द सेकेंडरी सक्सेशन ये रिलेटिवली फास्टर एंड कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन विच में ऑफन रिक्वायर 100 100 जब प्राइमरी सक्सेशन के दौरान 100 ईयर से वो मिट्टी तैयार होती रहती है, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन के लिए। अब जब सेकेंडरी सक्सेशन में वो पौधा पहुंच जाता है, क्योंकि मिट्टी पहले से तैयार हो चुकी होती है, देन उसका जो ग्रोथ है वो कंपेयरली टू प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन में बेहतर परफॉर्म करते हैं पौधे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब अगली चीज में देखा जाए कि ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट about by living inhabitant of the community itself. The process is called autogenic succession। मतलब यह है कि सक्सेशन ब्रॉट किया जाता है अबाउट द लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। जो लिविंग इनहेबिटेंट कम्युनिटी होती है वो अपने आप को ब्रॉट करती है सक्सेशन के दौरान। द प्रोसेस कॉल्ड ऑटोजेनिक, तो ये ऑटोजेनिक होता है। व्हाइल चेंज ब्रॉट अबाउट बाय आउटसाइड फोर्सेस इज नोन एलोजेनिक। जब सक्सेशन कम्युनिटी द्वारा खुद से किया जाता है, ठीक, तो ऑटोजेनिक कहलाता है। अब देन अगर बात की जाती है कि जब वो चेंज बाहरी फोर्स के द्वारा करवाया जाता है तो एलोजेनिक कहलाता है। जैसे अगर कोई एरिया खुद से डेवलप होता है फॉर सक्सेशन तो वो ऑटोजेनिक हो गया। और देन अभी बात जो हैंगिंग गार्डन हो गए या फिर पार्क हो गए, फूलों के पार्क अभी सुनने में आता रहता है कि हाँ, ठीक, फ्लावर जो नेशनल पार्क है जहाँ पे ढेर सारे प्रकार के की फ्लावर होते हैं विश्व के। जैसे जैसे टूलिप क्या है, टूलिप एक यूरोपियन फ्लावर है, बट उसको इंडिया में उगाया जा रहा है। कहाँ उगाया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक। तो क्या अब उसके लिए क्या हो जाता है कि मैन माइड एक एरिया तैयार किया जाता है, ठीक, उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बाय फोर्स लगा, उसका सक्सेशन हुआ और यहाँ ये पौधा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्या हो गया, एक एलोजेनिक सक्सेशन हो गया। अब एक होता है ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन होता है। सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट आर मच ग्रेटर इज क्वालिटी नोन एंड ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, ठीक। जो ग्रीन प्लांट होते हैं आर मच ग्रेटर, यहाँ पे मच ग्रेटर होते हैं किसमें, क्वांटिटी में, ठीक। मच ग्रेटर इज क्वांटिटी इज नोन एंड autotrophic succession and the one which is heterotrophs are greater in quantity is known as heterotrophic succession। heterotrophs में क्या होता है कि greater in quantity is known as heterotrophic succession। succession which occur faster in area existing in middle of large continent, ठीक। मिडिल एंड का जो लार्ज कॉन्टिनेंट होता है उसमें दिस इज द बिकॉज हियर all Paragulis and seed in plant belonging the different series which reach much faster establish and ultimately result in climax community, ठीक, वो हेटरोट्रोफिक सक्सेशन कहलाता है। तो अभी हमारा सारा खत्म हो गया इस चैप्टर के बारे में। जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ लेक्चर कंप्लीट करने में। तो एक अच्छे विचार के साथ हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। पीस ऑफ माइंड इज द रियल वेल्थ, ठीक है। माइंड की जो शांति है वो आपका रियल वेल्थ, मानसिक शांति इज द रियल वेल्थ।
वास्तविक संपत्ति, मानसिक शांति इंसान की जो होती है वो रियल वेल्थ होती है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में, माइंड में पीस है, तो आप अच्छे तरीके परफॉर्म कर सकते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एक हेल्दी डिसीजन ले सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये पीस ऑफ माइंड जो होता है वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में। एग्जाम हॉल में यही पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है। बस सफल और असफल जो विद्यार्थी होता है उसमें केवल इसी का अंतर होता है। पढ़ा सब है, आता भी सबको है, बट होता ये है दिक्कत कि पीस ऑफ माइंड वही नहीं रहता है। तो पीस ऑफ माइंड नहीं होने के चक्कर में वहां पे जो आंसर होते हैं गलत होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और सफल और असफल में केवल एक रेखा का अंतर होता है, इधर सफल इधर असफल। तो फिर पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, तो इसको आप लोग बना के रखिएगा। और रही बात इस लेक्चर की, तो आप लोग लेक्चर के बारे में बता सकते हैं। आप अपना जो बहुमूल्य सजेशन है उसको दे सकते हैं कि और इसमें कुछ नया क्या किया जा सकता है जिससे ये दिन प्रतिदिन बेटर होता जाए। कंटेंट के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कंटेंट कैसा है। बाकी अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है सारी चीज़ों में। एंड बाकी कीप स्माइल एंड अच्छी भी हो रहे, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।